हेलो डियर लर्नर्स। आज का आप लोगों के लिए ये जो मैं सोशलिज्म के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लाया हूँ, ये क्लासरूम वीडियो है। काफ़ी समय से आप लोगों का डिमांड था कि हम यूपीएससी के कुछ कोर टॉपिक्स के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करें। तो ये जो सोशलिज्म के ऊपर डिस्कशन है, ये लगभग 70 मिनट्स की डिटेल डिस्कशन है, जिससे आप सोशलिज्म से जुड़ी सारी जानकारियों को जान पाएंगे। इस लेक्चर का ब्रॉड एजेंडा है इंडिया में कैसे हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सोशलिज्म का हुआ, भारत में समाजवाद की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि को जानना। तो ये आप लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर इस सेशन के माध्यम से करोगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जल्द ही मेरे अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए ये जो आपको 28 तारीख से बैच दिख रहा है, इस 28 तारीख के बैच में मेरे जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस आने वाले हैं। हिस्ट्री के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आने वाले हैं। अनअकैडमी पे ना केवल आपको मेरे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिलेंगे या कोर्स मिलेंगे, मेरा कोर्स एक बैच का पार्ट होता है और वो बैच आपको यूपीएससी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है और सारे के सारे एजुकेटर उन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स होते हैं। सबसे अच्छी बात अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ये है कि जब आप इनरोल करते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल तीनों ही लैंग्वेज के कोर्सेज या बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। मान लीजिए आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान डिस्कवर करते हो कि मैं पूर्णतः हिंदी में, कंप्लीटली हिंदी में नहीं, लेकिन मैं बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहूंगा, तो आपके पास वो सुविधा रहती है कि आप बैचेस को स्विच भी कर सकते हैं। ओके, तो जल्द ही ये चालू होने वाला है। ना केवल जीएस के कोर ऑफरिंग हमारे पास है, बल्कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाती है। सारे ही टॉप ऑप्शनल अवेलेबल है। अभी अनअकैडमी पर 29 जुलाई तक एक ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आप अनुज यूपीएससी कोड का यदि इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो कोड है अनुज यूपीएससी, 29 जुलाई तक ये आपको अपने सब्सक्रिप्शन पे 20% का डिस्काउंट दिला देगा। आप डिस्क्रिप्शन में अधिक जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। हम बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं आज की अपनी डिस्कशन से सोशलिज्म के ऊपर। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू अनुजगर कोचिंग। जैसा कि मैं आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में भी ये बोला था कि मैं आप लोगों के लिए जल्द ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के ऊपर जो यूपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए विस्तृत वीडियोस लाऊंगा। तो उसी क्रम में आज पहला लेक्चर है, जहां पे हम डिटेल में एक ऐसी विचारधारा के बारे में बात कर रहे होंगे जिसने इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को 1947 के पहले भी डोमिनेट किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जिस विचारधारा ने भारत की आजादी 1947 से पहले भी डोमिनेट किया, और ये एक ऐसी विचारधारा है जो ना केवल इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमको देखने को मिलेगी, बल्कि आजादी के बाद और खासकर जो हमारी अर्ली लीडरशिप थी, भारत के जो प्रारंभिक नेता थे, उनकी विचारधारा में भी आप लोगों को यह देखने को मिलेगा। आज मैं एक ऐसे विचार के ऊपर आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं जो भारत के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में मौजूद थी। भले वो महात्मा गांधी हो, भले वो भगत सिंह हो, भले वो सुभाष चंद्र बोस हो, भले वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, या स्वामी विवेकानंद रहे हो। इनका विचार हालांकि यूटोपियन सोशलिज्म से प्रेरित था। भगत सिंह का विचार जो था वो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म से प्रेरित था। जवाहरलाल नेहरू फेबियन सोशलिज्म से प्रेरित था। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी कॉमन विचारधारा इनको जोड़ती थी या इनके मस्तिष्क में मौजूद था। मैं बात कर रहा हूं सोशलिज्म के विचार की, मैं बात कर रहा हूं समाजवाद के विचार की। और याद मैं आप लोगों को दिला दूं कि इस विचारधारा ने इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लेक्चर का ब्रॉड एजेंडा है हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। भारत में समाजवाद की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि, यह ब्रॉड एजेंडा हो गया। और अगर इसी ब्रॉड एजेंडा को मैं 7 पॉइंट्स में बांटूंगा तो ये 7 पॉइंट्स निकल के आएंगे।
तो मैं आप लोगों के लिए इसके बाद का लेक्चर जो है वो सेक्युलरिज्म के ऊपर प्रिपेयर कर रहा हूं। इसके बाद आपके लिए इसी तरह के मॉडल पे एक सेक्युलरिज्म की वीडियो लाऊंगा। तो माफी चाहूंगा, यहां पे अभी के लिए हमारा सेक्युलरिज्म शब्द के ऊपर चर्चा नहीं है। हमारी जिस शब्द पे डिस्कशन है वो समाजवाद है। 1-1.5 घंटे की लगभग डिटेल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें सोशलिज्म सब कुछ कवर करेंगे। तो सोशलिज्म शब्द कब जुड़ा? 1976 में। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कब से मौजूद थी। हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। हम देखेंगे एरा ऑफ 1920s कि किस तरीके से रूसी क्रांति जब 1917 में, जिसको आप बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हो, बोल्शेविक क्रांति के बाद किस तरीके से 1925 में एक तरफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, दूसरी तरफ सोशलिज्म की आइडियोलॉजी भी पैरेलल चलती रहती है। अब काफी सारे लोगों को यह भी कंफ्यूजन होगा कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम ये भी देखेंगे कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर होता है, मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद में अंतर क्या है। हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। भारत का आज का जो सोशलिज्म का मॉडल है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड में समाजवाद की विचारधारा कब आई, वर्ल्ड में कब इसकी विचारधारा ओरिजिनेट हुई थी। तो एक तरीके से आप देखोगे तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होना था कि पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री में या वर्ल्ड में कब ओरिजिन हुआ सोशलिज्म का वो पढ़ते, फिर पढ़ते डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, फिर पढ़ते मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, फिर भारत में 1920s में रूसी क्रांति के बाद कैसे समाजवाद की विचारधारा आई वो पढ़ते, फिर किस तरह से डीपीएसपी या कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिली और किस तरह से फिर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शुरू हुई। हमें कायदे से रिवर्स ऑर्डर में चलना था, लेकिन एक बहुत ही जेन्युइन कारण है जिसके चलते मैं आप लोगों से उल्टी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। मतलब हम पीछे से शुरुआत करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म, समाजवाद का वर्ड जुड़ा था, और फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री तक आएंगे। थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर मैंने प्लान करा है क्योंकि मुझे यह थोड़ा लॉजिकल लग रहा था आप लोगों को समझाने में और आप लोगों को समझने में, और मुझे आप लोगों को समझाने में इस रिवर्स ऑर्डर में थोड़ी सुविधा रहेगी। तो आज हम इस तरीके से चलेंगे। एक और देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। अभी हम 2 मिनट में आज के लेक्चर को शुरू करें उससे पहले आशा करता हूं कि आपने पेन और कॉपी निकाल ली होगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट भी करते चलेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के लेक्चर में। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि सोशलिज्म विचारधारा को पढ़ना क्यों जरूरी है, एक विचार के रूप में सोशलिज्म को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में आजकल जो एसेस आ रहे हैं, एसे का पेपर जो हो रहा है वो बहुत फिलोसॉफिकल आ रहे हैं। पिछली बार तो आपने देखा भी होगा जो 2021 का पेपर ऐसे का रहा था, उसमें इतने फिलोसॉफिकल एसेज आए थे कि ट्विटर पे ये चीज बड़ी ट्रेंड हुई थी कि शायद जिस पेपर सेटर ने इस पेपर को बनाया था उसका हार्ट ब्रेक हो गया था और उसके बाद ही उसने इस तरह के फिलोसॉफिकल एसेज को बनाया था। काफी फिलोसॉफिकल थे। इनफैक्ट हिस्ट्री के ऊपर ही एक ऐसे पूछ लिया गया था जो कि हिस्ट्री की फिलोसॉफी पे बेस्ड था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ फार्स, अनदर टाइम एज अ ट्रेजेडी, कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह और बाद में एक प्रहसन की तरह। तो काफी फिलोसॉफिकल ऐसे आए थे। दूसरी बात, 2014 के यूपीएससी के एग्जाम में कैसे आया था, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या समावेशी विकास पूंजीवाद ला भी सकता है या नहीं ला सकता है। खैर मित्रों, थोड़ा बहुत आज हम कैपिटलिज्म को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सोशलिज्म को लाने में कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। कुछ बच्चों को इसके बारे में शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन पूंजीवाद ने बहुत बड़ा रोल निभाया था समाजवाद को लाने में। देखेंगे तो ये ऐसे 2014 में पूछा गया था। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड्स हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट यूपीएससी के दृष्टिकोण से हो जाते हैं। सोशलिज्म के बारे में एक डीप विचार जो आपके ऐसे का भी पार्ट बन सकता है, वो डीप विचार ये भी हो सकता है कि सोशलिज्म एक मॉरल वैल्यू या सोशलिज्म एज अ टूल ऑफ जस्टिस। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम बात करते हैं नैतिकता की, हम बात करते हैं नैतिक वैल्यूज की, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं। अब मॉरल वैल्यूज सुनने में और कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि अगर
हमारे मन में दूसरे के प्रति एम्पैथी होगी, तो ये एक बहुत ही अच्छी मॉरल वैल्यू है। एम्पैथेटिक होना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति। लेकिन मोरल वैल्यू आपके दिमाग में है, मोरल वैल्यू आपके क्रियान्वयन में नहीं है, आपके इंप्लीमेंटेशन में नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो सोशलिज्म एक मॉरल वैल्यू की तरह दिमाग में होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जस्टिस के लिए उसका इंप्लीमेंटेशन होगा तो ही उसका फायदा पहुंच पाएगा। तो इस तत्व को भी मैं छूने की कोशिश करूंगा। बिना देरी करे आज के लेक्चर को शुरू करते। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बाद में आप लोगों को सोशलिज्म शब्द से जुड़ी हर एक बात कवर होगी, इस बात से मैं आपको अश्योर या आश्वस्त कर सकता हूं। आप लोग जानते होंगे, जहां तक सोशलिज्म की बात है, समाजवाद की बात है, तो समाजवाद शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1976 में ऐड किया गया था, प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो इससे एक बात यह निकल के आती है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को भी अमेंड करा जा सकता है, क्योंकि आपने सोशलिज्म शब्द को जोड़ा ना। कुछ और भी वर्ड थे जो 42nd अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जोड़े गए थे। एक शब्द सेकुलरिज्म भी था, धर्मनिरपेक्षता भी था, और इंटीग्रिटी शब्द को भी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हो, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो सेक्युलर और सोशल शब्द थे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 1976 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड करे गए थे। लेकिन एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है वो ये है कि हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म शब्द को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, लेकिन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद की विचारधारा भी 1976 में जोड़ी थी 42nd अमेंडमेंट से, या सोशलिज्म की आइडियोलॉजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उससे पहले से मौजूद थी? तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद की वर्ड भले ही 1976 में जोड़ा गया हो, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद की आइडियोलॉजी आपको राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की शुरुआत से ही आप लोगों को समाजवाद की विचारधारा देखने को मिलेगी। वर्ड 1976 में प्रियम्बल में जोड़ा गया, लेकिन इसकी विचारधारा 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट से ही शामिल थी। जब संविधान सभा ने, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भारत के संविधान के ऊपर बनाने का काम चालू किया था, तब उनके दिमाग में समाजवाद का विचार रहा था। और 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते, आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 3 इज अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 4 इज अबाउट, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो पार्ट 3 है, उसमें मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो डीपीएसपी जो है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सोशलिज्म की विचारधारा बहुत पहले से ही मौजूद थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के समय से ही मौजूद थी। भला होती भी क्यों ना, ये विचार तो बताया था ना थोड़ी देर पहले, भारत के नेशनल मूवमेंट के दौरान लीडर्स में भी रहा था, भले वो महात्मा गांधी रहे हों, भगत सिंह रहे हों, या भले वो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू रहे हों। तो क्योंकि नेशनल मूवमेंट में ये बड़ी पॉपुलर आइडियोलॉजी थी, तो ये हमें राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिली। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लिखा जाता है,
या उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ प्रोविजंस होते हैं वो बहुत हद तक उस देश का इतिहास डिसाइड करता है। अमेरिका के संविधान में सर्टेन प्रोविजंस हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। तो वो प्रोविजंस उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के चलते हैं। जैसे अमेरिका का जो फेडरलिज्म संघवाद का मॉडल है ना, वो वैसा क्यों है, भारतीय संघवाद से अलग क्यों है? वहां पे आपको स्टेट की नागरिकता और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नागरिकता, दोहल नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप क्यों लेना पड़ती है? वहां पे ऐसा क्यों है कि हर स्टेट का अपना एक सुप्रीम कोर्ट है? वहां पे फेडरलिज्म का मॉडल जो है वो अलग क्यों है? क्योंकि अमेरिका का हिस्ट्री अलग रही है, उसका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस अलग रहा है, तो प्रोविजंस भी इतिहास के एक्सपीरियंस के हिसाब से आए हैं। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, किसी भी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, बहुत हद तक उस देश का इतिहास का जो बैकग्राउंड रहता है या हिस्ट्री का उस देश का जो एक्सपीरियंस रहता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। क्योंकि हमारे देश में सोशलिज्म का एक्सपीरियंस आपको 1920s के बाद ही देखने को मिल जाएगा, 1920 के दशक में ही देखने को मिल जाएगा। यही कारण है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ उसमें भी यह विचारधारा आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 1920s पे आने से पहले डीपीएसपी में सोशलिज्म की विचारधारा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में समाजवाद की विचारधारा कहां-कहां है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इनमें से काफी सारे आर्टिकल जो हैं, बेसिकली मित्रों डीपीएसपी जो है वो तीन तरह की विचारधारा या आइडियोलॉजी से बने हैं। एक उसमें जो आइडियोलॉजी है वो है आपकी सोशलिज्म की। डीपीएसपी में जो दूसरी आइडियोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी गांधीइज्म की, गांधीवाद की। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो तीसरी आइडियोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो पश्चिम उदारवाद या वेस्टर्न लिबरलिज्म की देखने को मिलेगी। तो डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आता है, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 तो खैर जो है इसके किसी प्रोविंशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि स्टेट की डेफिनेशन और डीपीएसपी इनजस्टिसेबल है नेचर में, इससे रिलेटेड है। बाकी आर्टिकल आप देखोगे तो वो तीन विचारधारा से मिलके बने हैं। या तो बाकी के जो आपके आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, या तो उनमें सोशलिज्म की विचारधारा है, या गांधीज्म की विचारधारा है, या लिबरलिज्म मतलब उदारवाद की विचारधारा है। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस का नतीजा होता है। आप देख सकते हो सोशलिज्म भी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में आया था 1920s में। गांधीज्म तो 1915 से 1947 तक महात्मा गांधी तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़े प्रणेता रहेंगे ही सही, इसलिए गांधीवाद की विचारधारा भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई। आप लोगों को देखने को भी मिलेगी विचारधारा। जैसे कि आप बात कर लो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, तो ये गांधीवादी तो विचार था ना जो आर्टिकल 40 में मौजूद है। और वेस्टर्न लिबरलिज्म का मॉडल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पश्चिम उदारवाद का मॉडल भी देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में यूरोपियन एनलाइटनमेंट का भी तो प्रभाव रहा था ना हमारे देश में, यूरोपीय प्रबोधन का भी तो प्रभाव रहा था ना, वेस्टर्न एजुकेशन पश्चिमी शिक्षा का भी तो प्रभाव रहा था ना, फ्रांसीसी क्रांति अमेरिकी क्रांति का भी तो प्रभाव रहा था ना। तो ये उदारवाद का कहां से आया था मॉडल? वेस्टर्न एजुकेशन या पश्चिमी शिक्षा से आया था। तो इतिहास में ये तीनों के तीनों एक्सपीरियंस हमारे रहे थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये देखने को हमको मिलते हैं। क्योंकि इतिहास में एक्सपीरियंस रहा तो संविधान में तो वे विचारधारा आएगी सही। तो ये तीनों विचारधाराओं से डीपीएसपी बने थे। अब सोशलिज्म के आर्टिकल्स की आप बात करोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, if we are talking about the articles related to socialism in Indian Constitution, तो भले ही आप लोग आर्टिकल 38 की बात कर लो, भले ही आप लोग बात कर लो भारतीय संविधान में जैसे कुछ प्रावधान हैं कि जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन होंगी, वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं, लोगों के काम करने की जो कंडीशंस होती हैं, वो एक तरीके से ऐसी होना चाहिए कि वो मानवीय हो, ऐसा ना हो अमानवीय हो, इन ह्यूमन कंडीशंस हो। तो ये एक सोशलिस्टिक फीचर है। मेन और वुमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी एक समाजवादी विचार है। अगर आप बात कर लो कि मैटरनिटी रिलीफ हो, मतलब महिलाओं को उनके गर्भ के समय में
मैटरनिटी लीव मिले, है ना, तो ये भी एक समाजवाद का विचार है। अगर आप बात करो लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यू से जुड़ी, या आप बात करो इनकम की इनइक्वालिटी कम करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, ये भी समाजवाद का विचार है और ये डीपीएसपी में मौजूद है। तो जितने मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मौजूद है और ये सारे समाजवादी विचार हैं। अब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप बोल रहे हो कि 1976 में सोशलिज्म का वर्ड जुड़ा, ये बात तो बिल्कुल सही है प्रियम्बल में, लेकिन ये विचार या विचारधारा आइडियोलॉजी सोशलिज्म की तो शुरुआत से मौजूद थी ना डीपीएसपी में, क्योंकि जो आर्टिकल्स मैंने बताया ऐसा नहीं है कि वो भी 1976 में जुड़े थे, वो तो पहले से जुड़े थे। और वो आर्टिकल्स का जो मैंने एग्जांपल दिया वो समाजवाद के विचारधारा से प्रेरित थे। इसका मतलब समाजवाद भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 उसके एनफोर्समेंट के समय से ही था, क्योंकि डीपीएसपी पहले से ही थे। और डीपीएसपी में एक विचार कौन सा था? समाजवाद का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियोलॉजी पहले से मौजूद थी, ऐसा नहीं है आइडियोलॉजी भी 1976 में जुड़ी थी। अब थोड़ा हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आइडियोलॉजी जो सोशलिज्म की थी, जो 1976 में वर्ड के रूप में प्रियम्बल में जुड़ी, जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ तब भी हमको डीपीएसपी में देखने को मिली थी। आखिरकार देखो, एक तरीका यह हो सकता है कि हम डेफिनेशन से सोशलिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका मुझे सही नहीं लगता। मतलब डेफिनेशन ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए, लेकिन जब तक आप इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाएंगे, तब तक शायद यूपीएससी में जिस तरह के एसेस या क्वेश्चंस आते हैं उनके साथ जस्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम चाहते तो सोशलिज्म की एक फॉर्मल शुरुआत भी कर सकते थे एक परिभाषा से, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम 60 या 90 मिनट्स की जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन से आप उसकी परिभाषा या डेफिनेशन को निकालने का प्रयास करें, वो ज्यादा बेटर होगा। एरा ऑफ 1920s, देखिए मित्रों, 1920 के दशक में आते आते एक ऐसी सोच या एक ऐसा विचार था जो भारत के सभी राष्ट्रवादी नेताओं को परेशान करने लगा था। 1920 तक इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हो कि ब्रिटिश से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने, पॉलिटिकल राइट्स प्राप्त करने हैं, आगे चल के 1929 में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्राप्त करना है, यह विचार तो मौजूद था। कहीं ना कहीं भारतीय लीडर्स जितने भी थे उस समय नेशनल मूवमेंट में, उनके दिमाग में एक विचार तो था कि आगे चल के हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हालांकि पूर्ण स्वराज का ऑफिशियल नारा 1929 में दिया गया था, लेकिन हम डोमिनियन स्टेटस की मांग तो कर ही रहे थे ना। होम रूल मूवमेंट से ही डोमिनियन स्टेटस की मांग तो कर ही रहे थे। होम रूल मूवमेंट छोड़िए, 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहला अपना स्वराज का नारा दे दिया था ना। 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ और स्वराज का नारा 1906 में दे दिया। तो डोमिनियन स्टेटस का नारा तो हम दे ही रहे थे। तो कहीं ना कहीं मन में यह तो था कि ब्रिटेन से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। लेकिन एक सवाल भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को परेशान करने लगा था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता ही क्या भारत के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी? क्या यही अपने आप में इंक्लूसिव इंडिपेंडेंस होगा, समावेशी स्वतंत्रता होगी? तो आप लोगों से मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को पुटअप करना चाहूंगा कि लेट्स से 1947 के बाद में भारत को ब्रिटेन से राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल जाती, लेकिन जो सरकार बनी उसके द्वारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गया और लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल गए, मौलिक अधिकार मिल गए, जो स्टेट की पावर को लिमिट कर रहे हैं, राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं।
तो लेट से इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल गया और लोगों को पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, राजनीतिक अधिकार मिल गए। लेकिन जो सरकार बनी, अगर उस सरकार के द्वारा गरीबी को कम करने, इनइक्वालिटी असमानता को कम करने, बेरोजगारी को कम करने, लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े, पोषण आहार बढ़े, अगर इस डायरेक्शन में काम नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, गरीबी को हटाने, असमानता को हटाने, लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, लोगों को पूरा पोषण आहार मिल पाए, लोगों की प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज हो, असमानता कम हो, मिड डे मील स्कीम लॉन्च करो, अन्नपूर्णा योजना स्कीम लॉन्च करो ताकि लोगों का न्यूट्रिशनल वैल्यू उनको मिल पाए, सस्टेन कर पाए, तो भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई और आपने लोगों को पॉलिटिकल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट के द्वारा पॉवर्टी को कम करने, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने, लोगों के न्यूट्रिशनल वैल्यू को रेज करने, इनइक्वालिटी को कम करने, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की दिशा में अगर काम नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इंक्लूसिव इंडिपेंडेंस तो नहीं होगा, समावेशी स्वतंत्रता तो नहीं होगी। स्वतंत्रता का मायना जो है ना, वो बड़ा सीमित रह जाएगा। लोगों के पास अधिकार तो होंगे, लेकिन सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा। मान लो उस समय भारत में ऐसी 5 करोड़ जनता थी जो गरीबी रेखा के नीचे थी, जो 2 जूल का खाना भी नहीं खा सकती थी या खाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकती थी। अगर उन 5 करोड़ लोगों के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार ये कोशिश नहीं कर रही है कि इनको भी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मतलब ये रीच कर पाए, खुद तो कर नहीं पाएंगे, उनके पास इतने संसाधन या इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट को कोशिश या स्टेट को कोशिश करने होंगे ना। अगर वो प्रयास नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंस, इंक्लूसिव इंडिपेंडेंस तो नहीं होता। अधिकार होते लेकिन सरकार के द्वारा प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो एक तरह से वो पूरी बात नहीं होती। और यही बात 1920s के डिकेड में भारत के जितने भी लीडर्स थे उनके दिमाग में आने लगी थी कि इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक इंडिपेंडेंस भी होना चाहिए। और ये सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की विचारधारा सोशलिज्म या समाजवाद इसी की बात करता है। सोशलिज्म शब्द की जब उत्पत्ति हुई थी तो इस शब्द की उत्पत्ति समाज से हुई थी। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है? आप जो इस समाज के लोग हैं, इस सोसाइटी के जो लोग हैं, उनको कुछ जरूरतों के लिए, कुछ मदद के लिए जब स्टेट रीच करने की कोशिश करती है, उसको एक तरीके से आप समाजवाद कह सकते हैं। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का विचार था, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1920s के समय में जुड़ा था सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के रूप में। और 1920s में क्यों जुड़ा था? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, उसके चलते विचार जुड़ा था। तो अभी रूसी क्रांति वाले बैकग्राउंड पे आऊंगा, लेकिन यह विचार था। आप लोग भले ही बात कर लो भगत सिंह की, इस समय में आप लोग बात कर लो भले ही जवाहरलाल नेहरू की, आप लोग बात कर लो महात्मा गांधी की, खासकर भगत सिंह की अगर आप बात करोगे, समाजवाद के विचार से सर ये बहुत प्रेरित थे। इनका जो विचार था वो क्रांतिकारी समाजवाद का विचार था, अभी बताऊंगा। दरअसल मित्रों, कम्युनिज्म है ना, कम्युनिज्म, साम्यवाद, इसको 2 मिनट मैगी नूडल वर्जन ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है। अब ये 2 मिनट मैगी नूडल वर्जन ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को क्यों कहा जाता है, धीरे धीरे आएंगे। कैसे माओ जेडोंग ने 30 से 40 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था चाइना में, उसके ऊपर भी बात करना पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये जो सोशलिज्म शब्द जुड़ा था,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में पार्ट 4 में डीपीएसपीज में सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं इसलिए आई थी क्योंकि हिस्ट्री में 1920s के डिकेड में हमारे लीडर्स के दिमाग के अंदर समाजवाद का विचार आ गया था। इसका मतलब सोशल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का विचार आ गया था। मैं भगत सिंह की बात कर रहा था। एचआरए का नाम परिवर्तित करके उन्होंने एचएसआरए कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो एचआरए का नाम परिवर्तित करके एचएसआरए करा ना, इसमें एस का मतलब समाजवाद से था। इतना वो समाजवाद से प्रेरित थे सर, इतना समाजवाद से प्रेरित थे। और सही तो है, हमारा इंडिपेंडेंस, इंक्लूसिव इंडिपेंडेंस तो तभी बनेगा ना जब पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ आप सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात भी कर रहे हो, जब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ साथ आप सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये मतलब सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या है? वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि सरकार कोशिश करी है इनइक्वलिटी को कम करने की, न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने की, पॉवर्टी को कम करने की, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इस तरह का प्रयास है। तो डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो यही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टेट को दिए जाने वाले डायरेक्टिव्स, ये आप जब अपनी पॉलिसी बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। यही डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसे डायरेक्टिव्स स्टेट को दिए गए हैं कि जब आप अपनी पॉलिसी को फॉर्मो करो तब इन बातों को ध्यान रखना। यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यही डीपीएसपी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य को ऐसी नीति बनाना होगी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो। वही मैंने बोला ना, अन्नपूर्णा योजना और बाकी सारी चीजें। तो ये सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का विचार 1920 में जुड़ गया था। और देखो मित्रों, कहीं ना कहीं मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आइडियोलॉजी जो 1920s में सोशलिज्म की जुड़ी थी, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में इतनी बड़ी इवेंट घटना थी या प्रक्रिया थी कि इसके ऊपर यूपीएससी मेंस के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक 2020 में और एक 2017 में। आप लोग एक बार देख सकते हैं। Since the decades of the 1920s, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base discuss। कि 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई नई विचारधाराओं को ग्रहण कर लिया था। तो 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन ने कई नई विचारधाराओं को ग्रहण किया था। उनमें से एक नई विचारधारा कौन सी थी भैया? समाजवाद की विचारधारा थी। ये क्वेश्चन 2020 में आया। Highlight the importance of the new objectives that got added to the vision of Indian independence since the 20s of the last century। तो ये भी 1920s की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि भैया कौन कौन से नए ऑब्जेक्टिव्स और विजन जुड़ गए थे नेशनल मूवमेंट से 1920s में। देखो और भी चीजें थी, ऐसा नहीं था कि अकेली समाजवाद की विचारधारा 1920 में आई थी। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की विचारधारा भी आई, साम्यवाद की विचारधारा भी आई, क्रांतिकारी विचारधारा भी आई थी 1920s में। रेवोल्यूशनरीज का दूसरा फेज चालू हुआ था। क्योंकि अभी हम उन सब के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अभी समाजवाद की विचारधारा के बारे में बता रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखते समय हमें दूसरी आइडियोलॉजीज का भी डिस्कशन करना होगा, लेकिन इसमें सोशलिज्म के बारे में भी आपको लिखना होगा। 2 बार क्वेश्चन आ चुके 1920s की डिकेड के बारे में, एक बार 2017, दूसरी बार 2020। इसका मतलब ये 1920s में जो नेशनल मूवमेंट में समाजवाद और दूसरी विचारधाराएं जुड़ी, इनको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके लिए लेक्चर ले रहे हैं तो उसके पीछे का एक कारण तो कोई ना कोई है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, ये विचारधाराएं क्यों आ गई थी। तो देखो मैंने वही बताया ना आपको, इसका कारण मेनली तो यही है कि आजादी के बाद क्या, देखो आजादी के बाद भारत को जैसे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल गया मान लीजिए, लेकिन मॉडल कौन सा फॉलो करेंगे? कैपिटलिज्म का फॉलो करेंगे, सोशलिज्म का फॉलो करेंगे? कोई ना कोई देश का एक मॉडल तो होगा ना। तो वो मॉडल का आंसर अभी तक हमारे पास नहीं था, और यही मॉडल का आंसर हमें 1920s में मिला था। 1917 में रूसी क्रांति हो चुकी थी उसके बाद में। अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं रूसी क्रांति के बारे में पढ़ाना चाहूंगा, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा, रूसी क्रांति के बारे में, जिसको आप लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हो, जो कि 1917 में हुआ था। इसको आप बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी बोलते हो।
आपने व्लादिमीर इलियच इलियानोव लेनिन का नाम भी सुना होगा, रूसी क्रांति में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति ने या रशियन रेवोल्यूशन में जिस आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, विचारधारा का इस क्रांति में इस्तेमाल किया गया था, वो विचारधारा थी कम्युनिज्म की, साम्यवाद की। और जैसे रशियन रेवोल्यूशन मित्रों हो जाता है, तो रशिया के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की जाती है जिसका नाम था कॉमिंटर्न, जिसका नाम था कॉमिंटर्न। अगर आप इसको वर्ड को तोड़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैं इस वर्ड को दोबारा लिखता हूं। तो यदि हम इस वर्ड को तोड़ेंगे, कॉमिंटर्न को, COMINTERN, तो इस शब्द का मतलब होगा, COM का मतलब होगा कम्युनिस्ट, और इसमें इंटर्न का मतलब होगा इंटरनेशनल। मतलब कहीं ना कहीं रूसी क्रांति के बाद 1919 के आसपास एक कॉमिंटर्न नाम के, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नाम के संस्थान को एस्टेब्लिश रूस में किया गया था, जिसका मकसद इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, साम्यवाद को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देना है, कम्युनिज्म को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है। इसका टारगेट था कि साम्यवाद को इंटरनेशनल बनाना है। वर्ल्ड के जितने भी ऐसे देश हैं जो या तो खुद के राजाओं से लड़ रहे हैं या किसी दूसरी औपनिवेशिक कॉलोनियल पावर से लड़ रहे हैं, वो जब अपने नेशनल मूवमेंट को करेंगे तो वो जिस विचारधारा का यूज करें अपने राष्ट्रीय आंदोलन में, वो साम्यवाद की विचारधारा होना चाहिए। इसका कॉमिंटर्न का एक सिंपल सादा गोल लाइफ में था, साम्यवाद को अंतरराष्ट्रीय रूप देना है। भारत स्ट्रगल कर रहा है ना ब्रिटेन से। भारत जिस विचारधारा, जिस सोच के साथ ब्रिटेन से स्ट्रगल करेगा, वो साम्यवाद की विचारधारा होना चाहिए, कम्युनिस्ट की विचारधारा होना चाहिए। ना केवल भारत में, बल्कि हम पूरे विश्व में कम्युनिज्म को फैलाएंगे, और देश जितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं खुद की पावर से या किसी दूसरी पावर से, वो क्या करेंगे, कम्युनिज्म का रास्ता अपनाएंगे, कम्युनिज्म के मॉडल को अपनाएंगे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का तो इंटेंट ही ये था, साम्यवाद को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है। ये इंटेंट के साथ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल आ गया। इसके कई बार समिट्स वगैरह, सम्मेलन भी हुआ करते थे, जिसमें अलग अलग देश की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो इसके एजेंडे से चला करती थी। भारत में जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, MN रॉय साहब, वो भी जाके रशिया में एक बार लेनिन से तो मिले ही थे। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी की भी आगे चल के स्थापना होगी ना, वो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी बहुत हद तक मित्रों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के हिसाब से चलेगी। ये जो रशिया में इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी इस विचारधारा से चलती थी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, एक बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल की परीक्षा में पूछा गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक प्रकार की लव हेट रिलेशनशिप रही है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब ये इस टेक्निकलिटी में अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मित्रों भारत की समुद्र जो साम्यवादी पार्टी थी वो पूरा रशिया के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के हिसाब से चलती थी। अगर रशिया किसी जगह ब्रिटेन से दोस्ती कर रहा है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी ब्रिटेन से भारत में दोस्ती कर लेगी, और रशिया अगर ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहा है तो भारत की साम्यवादी पार्टी भी भारत में इनसे लड़ने लगेगी। वो जैसे आप लोगों को एक वाक्य बताता हूं, 1939 से वर्ल्ड वॉर सेकंड की जब शुरुआत हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में क्या होता है, हिटलर जो रहता है वो एक प्रकार से रशिया के साथ एक ट्रीटी कर लेता है। जो जर्मनी रहता है वो रशिया के साथ में एक ट्रीटी कर लेता है कि भैया जब मैं फ्रांस पे आक्रमण करूंगा तुम चुपचाप बैठोगे। तो रशिया की, जर्मनी की किससे ट्रीटी हो गई, रशिया से ट्रीटी हो गई। शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ है, फ्रांस पे आक्रमण करेगा जर्मनी, रशिया से ट्रीटी कर ली। तो इस समय तक रशिया और ब्रिटेन क्लोज नहीं थे,
तो भारत की साम्यवादी पार्टी भी कांग्रेस की तरह एक तरह से बोल रही थी कि ब्रिटिश के अगेंस्ट है, हम ब्रिटिश का विरोध कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि जर्मनी जब रशिया पे इन्वेड कर देता है, पहले तो वो फ्रांस पे इन्वेड करता है और रशिया से डील कर लेता है कि तुम हम पे आक्रमण मत कर देना, हम दोनों दोस्त हैं। और जब एक बार फ्रांस पे अटैक कर देता है जर्मनी, रशिया को पता ही नहीं होता है कि अगला नंबर मेरा होने वाला है, तो रशिया पे इन्वेड कर देता है हिटलर। और जब रशिया पे हिटलर इन्वेड कर देता है तब ब्रिटेन और रशिया के बीच में दोस्ती हो जाती है। और जब ब्रिटेन और रशिया के बीच में दोस्ती हो गई तो भारत में जो साम्यवादी पार्टी थी जो पहले ब्रिटेन का विरोध कर रही थी, क्योंकि अब रशिया ने ब्रिटेन से दोस्ती कर ली तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के हिसाब से ये भी बदल गए और इन्होंने भी भारत में क्या करा, ब्रिटेन के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करा और इसलिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जब ब्रिटेन और रशिया में कोई डील नहीं थी तो यही कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो रशिया के खिलाफ थी, सॉरी ब्रिटेन के खिलाफ थी। और जब रशिया पे अटैक के बाद में ब्रिटेन और रशिया में दोस्ती हो गई तो ये भी भारत में अब क्या करेंगे, ब्रिटेन का विरोध नहीं करेंगे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो होगा ना सर, वो पूरे दुनिया के कई सारे देशों में साम्यवाद को ले जाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल विल प्ले ए की रोल। और साम्यवाद, समाजवाद, ये दोनों ही विचारधाराएं 1920s में रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू आई थी। एक बर्निंग क्वेश्चन लेकिन वही है कि सर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तो कम्युनिज्म लाया होगा ना, सोशलिज्म कैसे लाया होगा? अरे कम्युनिज्म सोशलिज्म बड़े 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 क्लोज शब्द है सर। तो अगली बात मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो होते हैं, आखिरकार ये जो मार्क्सिज्म होता है और ये जो सोशलिज्म होता है, या मैं थोड़ी देर के लिए माफ कीजिएगा, ठीक है मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, कट नहीं करता, ये जो कम्युनिज्म होता है और ये जो सोशलिज्म होता है इनके बीच में अंतर क्या होता है? हाँ, ये जो कम्युनिज्म होता है और ये जो सोशलिज्म होता है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अपन इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, भले वो कम्युनिज्म हो, साम्यवाद हो, या भले वो सोशलिज्म हो, समाजवाद हो, ये दोनों ही बात करते हैं इक्वलिटी को लाने की, समानता को लाने की। अंतर इतना है कि कम्युनिज्म इक्वलिटी को लाने की बात करता है, साम्यवाद इक्वलिटी को लाने की बात करता है एक इवेंट की तरह, एक घटना के तहत। और सोशलिज्म इक्वलिटी को लाने की बात करता है एक प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया की तहत। अगर आप लोग इवेंट और प्रोसेस के बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हो, घटना और प्रक्रिया के बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हो, तो घटना तो मित्रों घटित हो जाती है, एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो तो अपना समय लेता है। जो प्रक्रिया है वो तो अपना समय लेती है। तो कम्युनिज्म बात करता है कि हमें समाज में इक्वलिटी तो लानी है, लेकिन तुरंत लानी है, जल्दी लानी है। इसके लिए क्रांति भी करना पड़े तो करेंगे, लोगों को मौत के घाट उतारना पड़े भी तो भी उतारेंगे। जैसे कि आधुनिक चीन के जो फाउंडर रहे थे जिनका नाम माओ जेडोंग या माओ सेतुंग है, भारत के काफी नक्सलवादी जो होते हैं वो अपनी ऊपर की शर्ट में माओ का फोटो भी रखते हैं। तो जो माओ जेडोंग या माओ सेतुंग थे, आधुनिक चीन के निर्माता थे, उन्होंने भी बात करी इक्वलिटी लाना है, समानता लाना है। कैसे लाना है? चाइना में 30-40 लाख बड़े बड़े जमींदार हैं। इन जमींदारों से हम इनकी बड़ी 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 भूमि को छीन लेंगे और उनको छोटे 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 किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये बड़े बड़े जमींदार अपनी बड़ी बड़ी भूमि को देने को लिए तैयार नहीं है, इन सबको मार देंगे। और यही हुआ, मारा। 30-40 लाख लोगों को माओ ने मौत के घाट उतार दिया। बड़े बड़े जमींदारों को खत्म करके उनसे भूमि को छीन के छोटे किसानों में बांट देंगे। इस तरह से अभी के अभी
स्वतंत्रता लाएंगे। ये जो माओ जेडोंग थे, इनमें पेशेंस की बड़ी कमी थी। घटना के तहत परिवर्तित करना चाहते थे। एक दिनों तो इन्होंने मन में ठान ली थी माओ सेतुंग ने कि मुझे कल जो है सबसे ज्यादा स्टील प्रोड्यूसर नेशन बनना है पूरे वर्ल्ड का, सबसे ज्यादा बड़ा स्टील उत्पादक देश बनना है पूरे विश्व का। तो उन्होंने लोगों से बोला, आप घर के बाहर आग की भट्टी लगा दो और अपने बर्तनों को जला के पिघला के आप स्टील बना लो। कल तक हमको ग्रेट लीप फॉरवर्ड लगानी है, लंबी छलांग लगानी है और स्टील का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनना है। तो जो कम्युनिज्म है ना सर, उसमें पेशेंस नहीं होता है सर। वो घटना के तहत दुनिया को बदलना चाहता है, अभी के अभी तुरंत बदल ही देंगे, ये होता है सर कम्युनिज्म। हिंसक क्रांति करना पड़े तो करेंगे, जमींदारों को मोड़ के घात उतारना पड़ा तो उतारेंगे, समाज मतलब इक्वलिटी तुरंत लाएंगे, उनसे छीनेंगे, गरीबों में वितरण करेंगे। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सर घटना के तहत। लेकिन जो सोशलिज्म होता है ना, वो होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ऐसा नहीं है लोगों से जमीनों को छीनेंगे, मारेंगे, फिर वितरण करेंगे और इक्वलिटी लाएंगे, नहीं सर। डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाएंगे, हम अपनी नीतियां ऐसे बनाएंगे जिससे इक्वलिटी आए, जिससे समानता आए। ऐसा नहीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम अपनी नीतियों को ऐसी बनाएंगे जिससे इक्वलिटी स्थापित हो। दोनों में कोई इतना अंतर नहीं है, मैं आपको वही बोल रहा हूं। दोनों इक्वलिटी की लाने की बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है इवेंट तुरंत और एक बोल रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लाएंगे। एक बोल रहा है, इसलिए मैंने आपसे बोला था सोशलिज्म को, सॉरी कम्युनिज्म को 2 मिनट मैगी नूडल वर्जन ऑफ सोशलिज्म भी कहा जाता है। मैगी हो जाती है ना 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, तो यही है सर। कम्युनिज्म इज अ 2 मिनट मैगी नूडल वर्जन ऑफ सोशलिज्म सर। ये घटना के तहत लाना की बात करता है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया। तो भारत में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है या भारत में कम्युनिज्म नहीं है, भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। समानता लाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लाएंगे, डीपीएसपी के थ्रू लाएंगे। कनेक्शन हो रहा है, हो रहा होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि माओ सेतुंग, माओ जेडोंग या दुनिया के कई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स आखिरकार क्यों लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो चुके थे। आखिरकार ऐसा हुआ क्या? देखिए, 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जुड़ गया। 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियोलॉजी जुड़ गई। वो आइडियोलॉजी इसलिए जुड़ी क्योंकि 1920s में इंडिया में सोशलिज्म की विचारधारा आई थी। 1920s में वो सोशलिज्म की विचारधारा रूसी क्रांति के चलते आई। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि रूसी क्रांति में कहां से आ गई? अभी तो आपने पढ़ लिया इंडिया में कहां से आ गई, रूसी क्रांति में कहां से आ गई, मॉडर्न वर्ल्ड में कहां से आ गई? आधुनिक विश्व में समाजवाद का विचार कैसे आया, क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया, क्यों क्रांति करके लाखों लोगों को मार के मौत के घाट उतार के समानता लाने की बात कही गई? इस चीज का यदि आपको आंसर ढूंढना है तो आपको समझना पड़ेगा, लोकतांत्रिक समाजवाद तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रोसेस और इवेंट के बीच का डिफरेंस दोबारा इस पे अपन डबल डाउन करेंगे। लेकिन एक बर्निंग क्वेश्चन, व्हेन डिड सोशलिज्म ओरिजिनेटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड व्हाई डिड सोशलिज्म ओरिजिनेटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड? ऐसा क्या हो गया था जिसके चलते समाजवाद आया? समाजवाद दुनिया में आने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण रहा था कैपिटलिज्म, और पूंजीवाद को लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण रहा था हां, तो पूंजीवाद को लाने के पीछे का, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैं आप लोगों से क्या बोल रहा था? हाँ, तो सोशलिज्म को लाने के पीछे का या सोशलिज्म का आने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण रहा था कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म को
लाने में, पूंजीवाद को लाने में एक बहुत बड़ा कारण रहा था औद्योगिक क्रांति का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अब आप पूरी गेम को समझ जाएंगे। औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद लाया और पूंजीवाद समाजवाद लाया और समाजवाद के साथ साथ मार्क्सवाद लाया और मार्क्सवाद के साथ साथ यही साम्यवाद भी लाएगा। देखिए मित्रों, कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दो क्लासेस को पैदा करा था। एक तो थी कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीपति वर्ग, जिसको आप औद्योगिक क्लास या इंडस्ट्रियल क्लास भी बोलते हो, और दूसरी क्लास जो पैदा हुई थी इस मॉडल से औद्योगिक क्रांति के, वो थी वर्कर क्लास। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक तरफ जहां पे कैपिटलिस्ट क्लास को काफी कुछ दिया और इसको काफी फायदा हुआ, कैपिटलिस्ट क्लास, पूंजीवादी क्लास जहां एक तरफ ऐश कर रही थी, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जी रही थी, दूसरी तरफ इसी मॉडल में औद्योगिक क्रांति के चलते वर्कर क्लास का बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। सातों सातों दिन वर्कर से काम कराया जाता था, कोई संडे की छुट्टी नहीं थी। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते थे, बच्चे भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी। बच्चों से इसलिए काम कराते थे, हाथ छोटे होते थे, कहीं नटबोल्ट फंस गया, छोटे हाथ से बच्चे उसको निकाल के बाहर निकाल लेंगे। तो औद्योगिक क्रांति में मित्रों ये एक एक्सप्लॉयटेटिव व्यवस्था बन गई थी, शोषणकारी व्यवस्था बन गई थी, और इसने वर्कर क्लास का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत ही ज्यादा शोषण किया। कैपिटलिस्ट क्लास फल रही है, फूल रही है, इंडस्ट्रियल क्लास मौज कर रही है, और वर्कर क्लास स्ट्रगल कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। खुद के लोगों का ब्रिटेन ने शोषण किया है औद्योगिक क्रांति के चलते। अब कहीं ना कोई तो आएगा जो इस वर्कर क्लास जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके लिए बोलेगा। तो कार्ल मार्क्स का मैं आपको एक फेमस नारा बताता हूं, और वो फेमस नारा ये था कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। दुनिया का जितना भी कामकाजी वर्ग है आपस में जुड़ जाए, आपके पास आपकी बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ चीज खोगे तो वो अपनी बेड़ियों को खोगे, अपनी जंजीरों को खोगे, और वही तो आपको खोना है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। दुनिया के जितने भी वर्कर्स हैं आपस में यूनाइट हो जाइए, कैपिटलिस्ट को अपनी फोर्स दिखा दीजिए, आपके पास आपकी बेड़ियों को खोने के अलावा कुछ नहीं है। और बेड़ियां ही तो खोना है ना, इन्हीं जंजीरों से तो, गुलामी की जंजीरों से ही तो मुक्ति प्राप्त करना है ना, जो ये इस कैपिटलिस्ट क्लास ने दी है। तो ये वर्कर क्लास के लिए कोई बोलने वाला आया। अब देखो क्या था मित्रों, आप लोग समझने की कोशिश करो। एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो उसको बोला जाता है कुछ इस तरीके से कि अभी वर्ल्ड में डोमिनेंस ऑफ बुर्जुआ है। इसकी स्पेलिंग अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। और डोमिनेंस स्थापित करना है प्लोरिटेरियट्स का। समझने की कोशिश कीजिए। बुर्जुआ वर्ड का मतलब है रिच मिडिल क्लास, औद्योगिक क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास। प्लोरिटेरियट्स का मतलब है सर्वहारा वर्ग, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वहारा। सर्वहारा मतलब जो सब कुछ हार चुका हो, तो ये वर्कर क्लास थी। तो कार्ल मार्क्स ने बोला अभी वर्ल्ड में डोमिनेंस है बुर्जुआ का, कैपिटलिस्ट क्लास का, हमें डोमिनेंस स्थापित करना है प्लोरिटेरियट क्लास का, हमें स्थापित करना है डोमिनेंस सर्वहारे वर्ग का, और इसके लिए करना पड़ेगी रेवोल्यूशन, इसको लाने के लिए करना पड़ेगी क्रांति। तो डोमिनेंस ऑफ द बुर्जुआ है, डोमिनेंस ऑफ द प्लोरिटेरियट्स को, सर्वहारे वर्ग के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, एक क्रांति करना होगी। तो ये जो क्रांति वाली बात, क्रांति वाली विचारधारा आई, कई सारे लोगों ने लोगों को मौत के घाट उतारा, माओ जेडोंग का उदाहरण दिया, तो वो जो विचार है ना वो यहां से आया था
कि अभी दुनिया में जैसे कि जमींदार का वहां पे, तो चाइना में मित्रों अलग चीज थी। एक्चुअली क्या था कि यूरोप में जो प्रोलेटेरिएट क्लास थी वो थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जबकि चाइना में जो एक्सप्लॉइटेटेड क्लास थी वो थी पीजेंट्स। समझ में आ रही मेरी बात? अरे भाई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में अमेरिका बड़ा घबराया हुआ था। कोल्ड वॉर चालू हो गया है, कोल्ड वॉर चालू हो गया और कोल्ड वॉर चालू हो गया है, विश्व युद्ध मतलब शीत युद्ध चालू हो गया। अगले 45 इयर्स तक रशिया, रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चालू हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, और ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर इनके बीच में हो ही जाएगा। तो उस समय अमेरिका ना बड़ा घबराया हुआ था कि कहीं, क्योंकि रशिया की भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है और चाइना में भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, तो कहीं चाइना जो है दोनों पास ना आ जाएं, इनकी आइडियोलॉजिकल मतलब सेम है इसलिए पास ना आ जाएं। लेकिन ये कभी दोनों देश एक दूसरे के पास नहीं आ पाए जबकि इनकी विचारधारा सेम थी। उसके पीछे का एक कारण यह भी था कि वहां पे कम्युनिज्म जो था वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स लाए थे रशिया में, जबकि चाइना में जो कम्युनिज्म था वो पीजेंट्स से रिलेटेड था। तो प्रोलेटेरिएट्स का डोमिनेंस स्थापित करना, एक क्रांति करना पड़ेगी। तो यहां पे थोड़ा वायलेंस और हिंसा वाली बात आ जाती है। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड में कहां से आया जो सोशलिज्म या मार्क्सिज्म का विचार है या जो कम्युनिज्म का विचार है। देखो, आपको दोबारा मैं रिपीट कर दूं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म इक्वलिटी लाने की बात करते हैं, उनके तरीके अलग अलग है। दो एस्पिरेंट से दोनों आईएएस की परीक्षा निकालना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका गोल बहुत बढ़िया है, आईएएस की परीक्षा निकालो, बढ़िया तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक 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 एस्पिरेंट है जो बढ़िया मन लगा के 12 13 14 कभी 8 कभी 10 घंटे लगा के मेहनत करके पढ़ रहा है, खूब टेस्ट सीरीज दे रहा है, बढ़िया प्रिपरेशन कर रहा है, खूब रात दिन मेहनत कर रहा है, फिर एग्जाम को निकाल रहा है, और एक चीटिंग के थ्रू निकालना चाह रहा है। दोनों बातें अलग है ना, आपके लक्ष्य एक ही है लेकिन आपके तरीके अलग अलग है। आपका लक्ष्य के तरीके अलग है, तरीके में भी तो दम होना चाहिए ना। तो जो इक्वलिटी लाना चाहते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों, सोशलिज्म लाना चाहता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू, भारत में वो डीपीएसपीज है, और जबकि कम्युनिज्म लाना चाहता है 2 मिनट मैगी नूडल वर्जन, तुरंत लाएंगे, अभी लाएंगे। समझ में आया? जैसे माओ जेडोंग का उदाहरण दिया। तो वर्ल्ड में कम्युनिज्म की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, या ये जो कम्युनिस्टिक विचारधारा या सोशलिस्टिक विचारधारा थी मॉडर्न वर्ल्ड में विचारधारा कब आई? 1750s की औद्योगिक क्रांति के बाद आई। मैंने आपसे कहा था कि हम रिवर्स ऑर्डर में चालू करेंगे। हमने 1976 के 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म का वर्ड जोड़ा। 1950 में आइडियोलॉजी जुड़ गई थी। आइडियोलॉजी क्यों जुड़ी थी? आइडियोलॉजी तो जुड़ती क्योंकि हमारे विजन में जुड़ गया था 1920s में, हमारे नेताओं के विजन में जुड़ गया था सोशलिज्म, कि अब हमें केवल और केवल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही नहीं चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाहिए। जब ये विचारधारा जुड़ी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुड़ गई, 1920s में नेशनल मूवमेंट में और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियोलॉजीज दैट वी जनरेटेड इन आवर नेशनल मूवमेंट। वो तो उसी विचारधारा का रिफ्लेक्शन है। तो 1920s में नेशनल मूवमेंट में जुड़ी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में। 1920s में इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहां से आ गई, नेताओं के विचार में कहां से आ गई? रूसी क्रांति से कॉमिंटर्म की स्थापना हुई थी। रूसी क्रांति में कहां से आ गई? वर्ल्ड में कहां से आ गई? वर्ल्ड में भैया आ गई कहां से? कैपिटलिज्म से या पूंजीवाद से। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम औद्योगिक क्रांति या पूंजीवाद की उस समय विचारधारा इतनी एक्सप्लॉइटेटिव हो जाएगी, वर्कर क्लास के लिए कुछ नहीं रहेगा, और फिर कार्ल मार्क्स आके कहेंगे वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, और रेवोल्यूशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेरी बात आप लोगों को समझते आई कि नहीं आई? तो ये है सर समाजवाद की विचारधारा। इक्वलिटी लाने की बात करती है, सोशल इंडिपेंडेंस को लाने की बात करती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लाने की बात करती है। अब आप देखिए भगत सिंह के बारे में समझिए। भगत सिंह का जो विचार था वो भी क्रांतिकारी समाजवाद का था। वो भी समाजवाद लाना चाहते थे, क्रांतिकारी तरीके से समाजवाद लाना चाहते थे। उनका विचार था रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का। आप लोगों को कभी देखने का मौका मिले तो एक बड़ी ही फेमस मूवी है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह करके, जिसमें अजय देवगन साहब ने भगत सिंह का किरदार निभाया है। वो अगर आप देखोगे तो सोशलिज्म के थोड़े और नजदीक आप पहुंच पाओगे उसकी समझ में सर, थोड़ा सा और आप नजदीकी से उसको समझ पाओगे सर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट विचारधारा है, नेशनल मूवमेंट में भी देखने को मिली, कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिली। वर्ल्ड में कहां से आई? औद्योगिक क्रांति की एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आई थी।
मित्रों, मेरा यही कहने का मतलब रहता है कि जब भी आप किसी बड़ी आइडियोलॉजी या बड़ी विचार के बारे में पढ़ो, तो जब तक आपको उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता नहीं होगा ना सर, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अब देखो, थोड़ी और डिफरेंट बात भी हमें करना पड़ेगी। जैसे कि आपने ये तो देख लिया, सोशलिज्म इन इंडिया, एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे कि आपने ये तो देख लिया कि सोशलिज्म इन इंडिया इज पॉलिटिकल मूवमेंट फाउंडेड अर्ली इन द 20th सेंचुरी। तो ये 20th सेंचुरी में 1920s की डिकेड में समाजवाद की विचारधारा आई थी। और आप लोग देख सकते हो, द मूवमेंट ग्रू क्विकली इन द पॉपुलैरिटी एज इट espoused the causes of India's farmer and laborers against the जमींदार princely class and the landed gentry। इस आंदोलन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि इसने जमींदारों, रियासतों और जमींदारों के खिलाफ भारत के किसानों और मजदूरों के मुद्दों का समर्थन किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह बोल रहे हैं कि 1920s में समाजवाद की विचारधारा आई, पहली चीज 1920s में आई। दूसरी बात बोली जा रही है कि इस विचारधारा को भारत में अचानक से इतना महत्व या बल क्यों मिलने लगा? इसलिए मिलने लगा था क्योंकि इसने इंडियन फार्मर्स की बात करी, लेबर्स की बात करी। अब आप कहोगे कि सर 1920s के पहले क्या भारत के किसानों की बात नहीं होती थी क्या? तो आप लोगों को इस मुद्दे का आंसर देने के लिए, और अगले 10-15 मिनट में बस ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, आप लोगों को इस बात का आंसर देने के लिए और गहराई से चीजों को समझाने के लिए मैं बताना चाहूंगा, यूपीएससी 2018 की परीक्षा में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी। तो आप लोग देखो, 1917 से 100 साल पूरे हुए थे ना, इसलिए यूपीएससी ने चंपारण सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। और चंपारण सत्याग्रह के ऊपर क्या क्वेश्चन आया कि चंपारण सत्याग्रह का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था? और इसका आंसर क्या था? सी था, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू द इंडियाज नेशनल मूवमेंट। कि किसानों का जो असंतोष था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया था 1917 के चंपारण सत्याग्रह से दौरान। ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। अब आपको इसी क्वेश्चन पे दोबारा लाता हूं कि 1920s में ये विचारधारा जुड़ी समाजवाद की, जो इक्वलिटी लाने की बात करेगी, गरीबों की बात करेगी, लेबर्स की बात करेगी, फार्मर्स की बात करेगी। और इस विचारधारा को बहुत बल मिलने लगा क्योंकि इनकी बात करने वाला पहले कोई नहीं था। मैं यही तो बोल रहा हूं ना। अरे भाई, जब आपने देखा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है चंपारण सत्याग्रह से पीजेंट अनरेस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़ा ना, चंपारण सत्याग्रह से किसानों का असंतोष नेशनल मूवमेंट से जुड़ा ना, इसका मतलब चंपारण सत्याग्रह से पहले कहीं ना कहीं इन मुद्दों को नहीं उठाया गया। और यही तो कमी थी ना शुरुआती कांग्रेस की। कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे उनका सोशल बेस बहुत कमजोर था ना। उदारवादी नेता रहे हों, उनका तो सोशल बेस था ही नहीं। उग्रवादी नेता रहे हों, एक्सट्रीमिस्ट नेता, उनका सोशल बेस था लेकिन लिमिटेड था अर्बन मासेस तक। तो जो शुरुआती नेता थे मित्रों, वो कहीं ना कहीं जनता का राजनीतिकरण करके उनको आंदोलन की राजनीति से नहीं जोड़ पाए थे। यह कब हुआ? महात्मा गांधी के नेशनल मूवमेंट की एंट्री के बाद हुआ था, जब 1917 के चंपारण सत्याग्रह से पीजेंट अनरेस्ट को भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से जोड़ा गया था। तो आप लोग देखो, 1917 में किसानों का असंतोष डिस्कंटेंट नेशनल मूवमेंट से जुड़ गया, उसी समय समाजवाद की विचारधारा आ गई। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यूपीएससी में जब आप इस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ते हो सर, तो आप लोगों को ऊपर ऊपर की सतही नॉलेज से काम नहीं होगा। अगर आप लोगों को पूरा पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन से जस्टिस कर पाओगे। अब जैसे मैंने बोला था, मोरल वैल्यूज वर्सेस जस्टिस का टूल। अब मोरल वैल्यूज तो मन के अंदर है, लेकिन जब तक आप सोशलिज्म का इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो फिर कैसे इक्वलिटी आएगी या जस्टिस आएगा? तो अभी ये विचार भी बन जाता है कि क्या
इंडिया में जो है सोशलिज्म का जैसे फ्री वैक्सीन को लेके हो गया या 1991 की रिफॉर्म्स के बाद में एक इनइक्वलिटी भारत में बढ़ी है। एक तरफ जहां पे जीडीपी बढ़ी है, सकारात्मक चीजें हुई है, वहीं इनइक्वलिटी का, असमानता का भी भारत में वो हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसी का मैं 30 मिनट का पार्ट 2 भी लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को वर्तमान समय में सोशलिज्म और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में डिस्कस कर सकता हूं, जिसमें हम लोग ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात, भारत में असमानता कितनी है, टॉप 1 और टॉप 10% पॉपुलेशन के पास कितना पैसा है, क्या सोशलिज्म को लाने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार हो सकता है, जो बिल गेट्स ने भी कहा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ऐसा मॉडल जहां पे आप सब्सिडी नहीं दे रहे हो, आप हर व्यक्ति को सैलरी दे रहे हो, सरकार सैलरी दे रही है, अनकंडीशनल सैलरी दे रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अनकंडीशनल सैलरी दी जा रही है ताकि वो अपने आप को सस्टेन करे। अभी भारत का सोशल स्पेंडिंग में, भारत जो सामाजिक खर्चे करता है सब्सिडीज में, उसमें कितना प्रतिशत खर्च है जीडीपी का, और अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम आती है तो कितना प्रतिशत खर्च हो जाएगा। उसके साथ साथ एक सेपरेट डिबेट, मछली देने से बढ़िया मछली पकड़ना सिखा दो, रेदर देन गिविंग देम अ फिश, टीच देम हाउ टू कैच फिश। कि ऐसा ना हो यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाए, एक तरह का लोगों का जो है इग्नोरेंस का वो हो जाए। तो इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर अपन डिस्कस भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में सोशलिज्म की क्या रेलेवेंस है, आधे घंटे का लेक्चर इसमें लगेगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे ये आपको अच्छे से समझ में आया, तो मैं जरूर वो लेक्चर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर लाऊंगा। 30 मिनट का लेक्चर। हमने 2 क्वेश्चंस को भी देखा यूपीएससी से जुड़े, 1920s के डिकेड में कौन सा विचार जुड़ा था। हमने ये भी देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म का विचार बहुत पहले से मौजूद था, 1950 से ही, क्योंकि नेताओं के दिमाग में 1920 से था, क्योंकि रूसी क्रांति हो गई थी। और रूसी क्रांति या वर्ल्ड में कहां से आया सोशलिज्म का विचार? औद्योगिक क्रांति के एक्सप्लॉइटेशन से। मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, एक और टॉपिक बाद में लाऊंगा। सेक्युलरिज्म के ऊपर भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। सोशलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हमने कवर की। आगे हम सेक्युलरिज्म के ऊपर भी बात करेंगे। सेक्युलरिज्म 1976 में जुड़ा, वो भी वर्ड, लेकिन आइडियोलॉजी 1950 से ही मौजूद थी। अब फिर उल्टा आएंगे कि सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी इंडियन नेशनल मूवमेंट में कहां से आई, फिर देखेंगे वर्ल्ड में कहां से आई मॉडर्न, फिर देखेंगे कि क्या सोशलिज्म सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी इंडिया में भी बहुत पहले से मौजूद थी हड़प्पा सभ्यता के समय से। यूपीएससी ने तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था जिसमें माना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सेक्युलर सभ्यता के लोग थे। तो हम इस प्रकार की चर्चा भी करेंगे। आप लोग मुझे कोर्सेज के लिए अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लाता हूं। और यदि आप अनअकैडमी पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं प्लस कोर्सेज के थ्रू। मेरे साथ साथ वहां पे आप लोगों को इंडिया के दूसरे टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल सर इकोनॉमी के लिए, जैसे कि पॉलिटी के लिए आतिश माथुर सर, पवनीत सिंह सर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं, हेमा बिंदु मैम साइंस एंड टेक, वन ऑफ द लीडिंग फैकल्टी फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ऑल्सो। आप लोगों को पूरी एक टीम के साथ प्रिपरेशन ऑनलाइन आप लोग कर सकते हो। और आप लोग यदि अनुज यूपीएससी ANUG यूपीएससी कोड को यूज करते हो तो आपको कुछ उस पर विशेष डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये मेरा कोड है अनुज यूपीएससी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। अगले लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के जुड़ने के लिए इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से जानने का इंतजार रहेगा। जय हिंद।